नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के 3 आर्टिकल। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 आर्टिकल और एक जो हमारा आर्टिकल जो बच जाएगा उसका नाम है सॉवरिंग असेसमेंट, जिसे हम कल की डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण आज हम 2 ही आर्टिकल को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला आर्टिकल दिया है उसका नाम है मेकिंग एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म सक्सेसफुल। इस आर्टिकल का कंटेंट है एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स। रिसेंटली में एग्रीकल्चर मार्केट में रिफॉर्म्स लाए गए जिनसे बहुत सारे चेंजेस आए उनकी पॉलिसीज़ में, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत में लगने वाले सभी रेस्ट्रिक्शंस को अभी रिमूव किया गया है, जिनसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में और किसानों को भी एक हेल्प मिलेगी सीरियल्स की खेती को सेल करने में, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ऑनियंस और पटेटोस को सेल करने में, जिनमें पॉलिसीज़ के आधार पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जिसे पहले नहीं किया जा सकता। अभी नए ऑर्डर्स जारी किए गए जिनसे बड़ी ही आसानी से इंटर स्टेट ट्रेड हो पाएगा स्टेट्स के बीच में। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी प्रमोट किया जाएगा, जिन ऑर्डर्स के तहत फार्मर के पास काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। अब अच्छी बात है कि पॉलिसीज़ की बेनिफिट्स पता होने चाहिए, लेकिन बहुत सी परेशानियां हैं उन्हें एड्रेस भी करना चाहिए पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंट करने से पहले। जैसा कि पहला है टाइम इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम, जिसे पॉलिसी क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम कहते हैं, कि कितने समय तक पॉलिसी वर्क करेगी और कभी भी इन्हें चेंज कर दिया जाता है पॉलिसी मेकर्स द्वारा, जिससे पॉलिसी मेकर्स द्वारा पास्ट में कई बार किया गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग्स में। 2016 में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनम पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, जो मार्केट बेस मैकेनिज़्म था, जिससे क्रॉप्स के दामों को डिस्कवर किया गया था फार्मर्स द्वारा, जिसके पहले फेज़ में 585 मार्केट्स को कवर किया गया था, जो 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ उसके कवर में थी, जिसके लिए उन स्टेट्स द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट पर कुछ कंडीशन लगाई गई इस इनाम प्रोग्राम को सक्सेस बनाया जाए, जिसमें सिंगल लाइसेंस होना चाहिए था, एक सिंगल टैक्स लगाया गया था मार्केट फ़ी पर, और जिसके बाद यह इनाम नाम की पॉलिसी को सक्सेस बनाया गया। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी भी थी जो इन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाई, जिसके कारण जो ये पॉलिसी लाई गई थी काफ़ी लेस इफेक्टिव रही। तो कैसे पॉलिसीज़ को रिवाइव किया गया और कैसे उन्हें रिवर्सल में सर्कुलेशन में लाया गया। सितंबर 2018 में पीएम आशा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें ज़्यादा मेन फोकस रहा पब्लिक प्राइस सपोर्ट्स पर। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था किसानों को एश्योर्ड प्राइस कराना कि उनके कल्टीवेशन की कॉस्ट से 50% ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट मिलेगा उस एश्योर्ड प्राइस के द्वारा। लेकिन इस प्रोग्राम में पल्सेस और ऑयल सीड्स पर रेस्ट्रिक्शन थे, जहां पर उनकी फिजिकल कॉस्ट को लिमिटेड रखा गया, जिन्हें एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया था। इसे आज एमएसपी में कवर करना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा। इस प्रोग्राम में कमियां थी पब्लिक अथॉरिटी में, प्राइवेट इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्व ना होना, पेमेंट्स की कमी होना प्रोग्राम्स को रन करने में। इन प्रोग्राम में सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी का रोल रखा गया, और जहां पेमेंट्स में कमी आई तो गवर्नमेंट द्वारा किसानों को सिर्फ मध्य प्रदेश में कंपनसेशन दिया गया था, जब उन गवर्नमेंट्स द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस और क्रॉप्स के एक्चुअल प्राइस में डिफरेंसेस आया तब। लेकिन किसी भी स्टेट द्वारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को नहीं लाया गया। 2018 में 19 में इस प्रोग्राम को रन करने के लिए इन्वेस्टमेंट की गई थी 4721 करोड़ तक की। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द्वारा इस प्रोग्राम के बारे में कहा गया, इस प्रोग्राम को अच्छे से रन कराने के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आ सकेगी स्टेट्स को लेके। लेकिन 2019 से 20 में इस प्रोग्राम का साइज़ 321 करोड़ तक कम हुआ और 2020 से 21 में 500 करोड़ तक का कम हुआ। पीएम आशा प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो 2017 और 2018 में 2 एक्ट्स को बनाया गया था सेंट्रल द्वारा, जिससे प्रमोट की जा सकेगी एग्रीकल्चर मार्केट्स और प्रमोट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के स्टेट्स में। बट जिसके लिए स्टेट्स को अपने मॉड्यूल्स, अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन स्टेट्स वो काफ़ी अनेबल रही उन मॉडल्स को अडप्टेड करने में। तो अब बात करते हैं कि पीएम किसान प्रोग्राम की, जिससे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम था 2019 में फरवरी में जिसे लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत किसानों को फिक्स 6,000 रुपये तक का हर साल दिया जाएगा, जिसके लिए
75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। इस प्रोग्राम को काफ़ी स्टेट द्वारा अच्छे से रन किया। इस कोविड-19 की महामारी से मार्केट को अच्छे से रन कराने के लिए आज गवर्नमेंट ने अपनी सारी अटेंशन दोबारा मार्केट पर रखी है, जिससे इनाम पॉलिसी प्रोग्राम्स के द्वारा 415 मार्केट्स को अभी कवर किया गया है। किसानों को अलाउड कर दिया गया है कि वे अब अपनी फसलों को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं और एप्लीकेशन बेस द्वारा उन्हें ट्रांसपोर्ट की भी सर्विसेज दी जा रही है। ये कुछ रिफॉर्म्स लाए गए गवर्नमेंट द्वारा इन्हीं पॉलिसीज़ में इस कोविड्स के क्राइसिस में। कुछ अभी भी ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से इन पॉलिसीज़ का कार्य अभी भी सफल नहीं है। कैसे किसान पॉलिसी में एकदम से बदलाव लाए गए, मार्केट बेस्ड इनाम की अप्रोच से पब्लिक फंडिंग, पीएम आशा, और अब दोबारा से मार्केट बेस्ड पर काम करना। लेकिन इन सब में अभी भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को डिस्टेंस पर रखा गया अभी भी इन पॉलिसीज से, जिसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टर्स में वेट एंड वॉच की अप्रोच दिखती है कि कब गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी जाएगी। प्रोग्राम्स को अच्छे से रन कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, जिनके द्वारा ऑर्डर्स को पास किया गया सेंट्रल्स के थ्रू, जिससे इंटर स्टेट ट्रेड में गुड्स की मूवमेंट हो सकती है अदर स्टेट्स में बिना किसी रोक टोक के। स्टेट द्वारा काफ़ी प्रॉब्लम्स को सफ़र भी किया गया था जब इन मॉडल्स एक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। शुरुआती में सेंटर को इन प्रोग्राम्स मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करते वक्त स्टेट्स के पास जाना चाहिए था और पता करना चाहिए था इन प्रोग्राम्स की रुकावट क्या क्या आ रही है। और अंत में इम्पोर्टेंट इशू है मल्टीपल मार्केट फेलियर्स और लिंकेज ऑफ रूरल मार्केट क्यों सक्सेस नहीं बन पाई। होता क्या है कि गवर्नमेंट द्वारा कोई क्रेडिट लोन की सुविधा नहीं होती फार्मर्स को रूरल एरियाज़ में, और ना ही इंश्योरेंस की, जिससे उन्हें वहाँ के लोकल डीलर और ज़मींदारों से कर्ज़ा लेना पड़ता है, जिसके ब्याज उन्हें क्रेडिट लोन के रेट से भी ज़्यादा पे करना पड़ता है, जिसके कारण वो किसान सिर्फ उन ज़मींदारों को ब्याज और फसल बेचता है कम दामों पर, और कई जगह पर लैंड्स को रेंट पर देने से रेस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से मार्केट नहीं बन पाती उनके नियर बाय में, जिससे कम स्केल पर वो प्रोडक्शन करते हैं। तो आज रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को मार्केट के साथ साथ रिफॉर्म्स लाने चाहिए किसानों के लिए, एक अच्छा सा क्रेडिट फैसिलिटीज़ को वो एक्सेस कर पाएँ, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ हो और मार्केट उनके नियर बाय हो। तो बोला जाता है कि गवर्नमेंट को आज पॉलिसीज़ में कोऑर्डिनेशन स्टेट्स के साथ तथा रिफॉर्म्स को अच्छे से अवेल करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड आर्टिकल है, अनचार्टेड टेरिटरी ऑफ आउटर स्पेस। इस आर्टिकल का कंटेंट है आउटर स्पेस। आज पूरे वर्ल्ड में आउटर स्पेस एक ऐसा एरेना बना है देशों के लिए जो उनकी टेक्नोलॉजी को दर्शाता है, जिससे उन कंट्री की डेवलपमेंट को एज्यूम किया जा सकता है कि कौन सी कंट्री कितना पावरफुल है। जैसे रशिया का स्पुतनिक, यूएसए का अपोलो 11, जिनमें पहले से दोनों कंट्रीज़ में जो पॉलिटिकल कंपटीशन देखने के लिए मिलता है स्पेस में, और भारत का चंद्रयान और मंगलयान, ये दोनों भारत के प्राइड के सिंबल हैं। इस कोविड-19 के पैंडेमिक में कुछ स्पेसिस को लॉन्च किया गया रिसेंटली में, जैसे कुछ मिशंस और कोई लॉन्चेस किया गया, पर चाइना मार्स पर चाइना द्वारा, यूएसए द्वारा और यूए द्वारा भी मार्स ऑर्बिटर में, और यूएई का ये पहला एस्ट्रोनॉट ट्रिप था जिसे स्पेस एक्स द्वारा बिल्ड किया गया था, और चाइनीज़ द्वारा बेडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को कंप्लीट किया गया, और रशिया द्वारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ स्पेस एंटी सैटेलाइट वेपन को कंडक्ट कराया गया स्पेस में। तो कह सकते हैं कि आज हर एक देश की वेल्थ स्पेस में भी शो किया जा रहा है। धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस लाए जा रहे हैं, जिनसे आज हर एक कंट्री स्पेस में यूज़ करने लगी है उन टेक्नोलॉजीज़ का। और आज अर्थ की लो ऑर्बिट में जब कोई सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया जाता है तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हुई है एक डेकेड के मुकाबले में। नासा के स्पेस शटल की कॉस्ट है आज $54,500 पर केजी, लेकिन आज स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 की कॉस्ट है $2,720 पर केजी। तो कह सकते हैं कि एक डेकेड में कॉस्ट $100 पर केजी तक कम हो सकती है, जिससे ह्यूमन स्पेस ट्रैवल इंक्रीज़ हुआ है, जिससे कमर्शलाइजेशन को ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा बोला जाता है कि आज जो स्पेस मार्केट है वो $350 बिलियन की है,
और 2050 आते आते वो बनेगी $2.7 ट्रिलियन की स्पेस मार्केट। स्पेस इंडस्ट्रीज़ द्वारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ की तरह ग्रो हो रही है, जैसे एप्पल कंपनी द्वारा न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लाना और एक कॉमन मैन की लाइफ्स को चेंज करना। स्टारलिंक एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाया गया स्पेस एक्स के द्वारा, जो ग्लोबली में इंटरनेट एक्सेस देता है, जिसका प्लान है 10,000 मास के स्मॉल सैटेलाइट्स को प्रोड्यूस किया जाए, जिन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जिससे उन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में भी इंटरनेट का एक्सेस पहुंच पाएगा, जैसे कि विलेजेस, स्मॉल एरियाज़, और जिसके द्वारा हर किसी को हर जगह पर एक्सेस होगा डिस्टेंस एजुकेशन लेने का, ऑनलाइन एजुकेशन को अवेल करने का ईजिली, और टेलीमेडिसिन को बेटर यूज़ में लाया जाएगा, जिससे एक पेशेंट डायरेक्टली अप्रोच कर सकेगा डॉक्टर्स को ऑनलाइन। अमेरिका के अमेज़न के प्रोजेक्ट कूपर को यूएस के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन का अप्रूवल दे दिया गया है, जिसके लिए वो 3000 माइक्रो सैटेलाइट्स का प्रोड्यूस करेगा, और अनुमान लगाया जाता है कि जब एक डेकेड पूरा होगा आज से, तो उस समय 80,000 सैटेलाइट होंगे स्पेस में, जो कि प्रेजेंट में आज 3000 सैटेलाइट हैं स्पेस में। स्पेस के आज काफ़ी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जिसके कारण आज एक प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए, प्राइवेट बिजनेसेस के लिए। तो बात करते हैं कि कैसे चैलेंजेस आएंगे, तो किस तरीके के चैलेंजेस को सामना करना पड़ेगा कंपनीज़ को। जो आउटर स्पेस है वो काफ़ी डेमोक्रेटाइज है, कमर्शलाइज हो गया है और काफ़ी क्राउडेड है, जहाँ पर उसकी गवर्नेंस के लिए कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है, जिससे आज धीरे धीरे करके उसे भूला जा रहा है। कंट्री द्वारा सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना, सिर्फ कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं, बल्कि स्पेस की गवर्नेंस पर ध्यान दिया ही नहीं जाता। 1960 और 1970 के स्पेस लॉ को लाया गया, जिसमें 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी में स्पेस को एक प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड बताया गया कि यह सभी मैनकाइंड्स के लिए, जिसमें किसी भी देश का क्लेम नहीं कर सकता नेशनल अप्रोप्रिएशन के आधार पर सॉवरेनिटी के लिए। आउटर स्पेस ट्रीटी को एनलार्ज करने के लिए रेस्क्यू अग्रीमेंट्स, स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन, स्पेस रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन लाए गए। स्पेस लॉ में कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है, जिससे एक साइलेंट लगाई जाती है अगर सैटेलाइट के कोलिजन हो जाता है दूसरी सैटेलाइट से और सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाती है तो। और कोई भी गाइडेंस नहीं बनाई गई है अगर एक कंट्री द्वारा दूसरी कंट्री के स्पेस एसेट्स पर कोई इंटरफेरेंस होती है तो। इन सभी गैप्स के कारण आज कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है ऑर्बिट्स में और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में भी। दूसरा है कि जितने भी लीगल फ्रेमवर्क लॉज बनाए गए हैं सिर्फ स्टेट सेंट्रिक को ध्यान में रख के, जिससे वो नॉन स्टेट एंटाइटीज़, वो ग्रुप जिनका गवर्नमेंट से कनेक्शन नहीं होता, वो कमर्शियली एक्सप्लोर करते हैं स्पेस को और यूटिलाइज़ करते हैं स्पेस रिसोर्सेज को। जैसे कुछ कंट्रीज़ द्वारा नॉन स्टेट ग्रुप्स को परमिशन दे दी गई, जिसके द्वारा प्राइवेट एंटरप्राइजेज स्पेस रिसोर्सेज की रिकवरी और उस पर रिसर्च की जाती है। स्पेस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जैसे मटेरियल्स, इनर्ट गैसेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स ऑफ अदर प्लैनेट्स। स्कॉलर्स और गवर्नमेंट द्वारा, प्राइवेट एंटरप्राइजेज द्वारा रिकवरी और रिसोर्सेज रिसर्च करना, इसे स्कर्टिंग किया जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेशनल नॉन एप्रोप्रिएशन को, और वायलेट किया जा रहा है स्पेस लॉ को आज की डेट में। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अलाइनमेंट में इन कोऑर्डिनेशन ना होने से जो स्पेस, आउटर स्पेस की सेलेस्टियल रिसोर्सेज हैं उन्हें डैमेज किया जा रहा है, जिसमें नॉन स्टेट्स द्वारा भी किया जाता है उनको डैमेजेस। तीसरा कि किसी भी ग्राउंड को होल्ड करने के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और स्पेस एक हाईएस्ट ग्राउंड माना गया है आज की डेट में, जिसमें कंट्रीज़ द्वारा मिलिट्री स्पेस सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिससे कम्युनिकेशन, नेविगेशन और रीजन की ऑब्जर्वेशन की जा सकेगी बड़ी आसानी से एक कंट्री द्वारा, जिससे हर एक कंट्री ऑपरेशन को होल्ड करने में ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल बनेगी। मिलिट्री को मजबूत बनाना सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा, जिससे स्पेस के एसेट्स को ज़्यादा पोटेंशियल बनाया जा रहा है। आज स्पेस में मिलिट्री पावर को ऑर्गेनाइज करने पर कर्व लगाना आज मुश्किल है, क्योंकि आज स्पेस में टेक्नोलॉजी का यूज़ मिलिट्री पर्पस से ज़्यादा किया जा रहा है। एग्जाम्पल में अगर बोलें तो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन कमर्शियल है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा उसके डेटा से मॉनिटर किया जाता है मिलिट्री के मूवमेंट्स पर।
स्पेस में ज़्यादा मिलिट्री एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, उसके बावजूद भी आज कुछ नहीं किया जाता इन एक्टिविटीज़ को एड्रेस करने के लिए। थोड़ा बहुत पास्ट में किया गया, जैसे यूएन जनरल असेंबली द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया था प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म रेस इन आउटर स्पेस 1982 में, और चाइना और रशिया द्वारा भी ट्रीटी प्रपोजल इनिशिएटेड किया गया था 2008 में, और जिसे अपडेटेड किया गया 2014 में, जिससे डिप्लॉय नहीं किया जा पाएगा वेपन्स को स्पेस में। बट कुछ लीगल, टेक्निकल, पॉलिटिकल रीजंस के कारण कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में एक्सेप्ट नहीं किया गया। कहते हैं कि ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा उससे प्रोग्रेस लाने में कोई हेल्प ही नहीं की गई, और यूरोपियन यूनियन इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर आउटर स्पेस एक्टिविटी में भी असमर्थ रहा स्पेस से वेपन्स को विड्रॉ कराने में। आज भी करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि आज स्पेस आर्म्स की रेस इतनी बढ़ गई है जिससे कंट्रीज़ द्वारा इस इशू को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। तो आज हमें कैसे लीगल स्पेस लेजिस्लेशन की ज़रूरत है? आज होना ये चाहिए कि स्पेस के लिए कुछ लेजिस्लेशन लॉ को बनाया जाए। इंडिया द्वारा भी स्पेस प्रोग्राम में इंडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहुत कुछ इन्वेस्टेड किया गया है। इंडियन स्पेस एसेट्स बहुत क्रूशियल है इंडिया के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। इंडिया के बहुत फ्यूचर प्लान्स हैं, जैसे कि आउटर स्पेस को लेके, जिसमें पहला है मून पर लैंडिंग करना, फर्स्ट इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी बनना, फर्स्ट क्रूएडेड ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट मिशन स्टार्ट करना, और मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन को इंस्टॉल करना 2030 में। इन सब मिशन से इंडिया एक स्पेस में सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग एक्शन लेने वाला नेशन बनेगा। इन सब गोल्स को फुलफिल करने के लिए इंडिया ने प्राइवेट कंपनीज़ और इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को क्रिएट करा है, जो वर्क करेंगे अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, जिससे परमिट और रेगुलेटरी दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर्स की एक्टिविटीज़ को। आज स्पेस में लॉज होने चाहिए जिससे इनेबल किया जा सके टेक्निकल गोल्स को, कमर्शियल गोल्स को, डिप्लोमेटिक गोल्स को, डिफेंस गोल्स क्या हैं एक कंट्री के, और साथ में ग्लोबल गवर्नेंस होनी चाहिए आर्म्स कंट्रोल इशू को एड्रेस कराने में। तो आज हमने ये 2 इशू डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।